हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली काफ़ी सारे बच्चों का ये भी कमेंट था कि मैम हिंदी में भी करा दीजिए साथ में। सो देखो, आज मैं अगेन बहुत बड़ी वाली आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि यार देखो, मैं कोशिश, एक्चुअली मेरे पास जो बुक्स हैं वो सब इंग्लिश की ही बुक्स हैं, है ना। बट या तो देखो, आज मैं आप लोगों के लिए ट्राई करूँगी कि मैं वो जो गूगल ट्रांसलेटर होता है, या तो मैं उससे हिंदी में कर दूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका एक साइड इंग्लिश रहे, एक साइड हिंदी रहे। वरना आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि आप गूगल ट्रांसलेट करके भी क्वेश्चंस को, जिनको बिल्कुल नहीं समझ आता है इंग्लिश में या नहीं आ रहा है, तो वो लोग ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना। बाकी आप लोग बताना, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है इंग्लिश से, तो फिर हम आपके लिए ये हेल्प करेंगे, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हो जाए जैसे भी करके, तो आप लोगों को हिंदी में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। बस आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मेन बस मेरा एम बस यही रहता है कि किसी भी तरीके से आप लोगों को कोई बस प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलो, आज हम फिर से इंग्लिश में कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। बाकी कोशिश, अच्छा, एक आपकी वाली सीरीज़ है और एक सीरीज़ मैं आज आपको एसएसटी वाली रात में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बाकी कल से अब दो जल्दी से करेंगे, दो सीरीज़ करेंगे। थोड़ा सा एक्चुअली बनाने में भी टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए वो लेट हो जाता है, बट पूरी कोशिश करेंगे कि अब तेज़ी के साथ आपका कर दूँ मैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। जब क्लॉटिंग होती है ब्लड की, तो उसमें कौन सा विटामिन जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है, मदद करता है। सो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? डेट इज विटामिन के। कौन सा रहता है? डेट इज विटामिन के, ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं, जो विटामिन के होता है, जो विटामिन के होता है, वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कहाँ से? बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ना एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? ये जो नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें, ठीक है। उसके बाद वो प्रमोट करते हैं जो जैसे उसमें बोन हेल्थ वगैरह में, ठीक है। इस चीज़ में भी इनका बहुत बड़ा इशू, आई मीन रोल होता है, ठीक। इसी तरीके से बाकी साथ में ये हेल्प करते हैं जो ब्लड वगैरह से, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, बोन्स एंड किडनीज, इन सब में इनकी हेल्प होती है। सो आप इसको याद रखना, डेट इज विटामिन के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका कॉर्पस। ये जो आपका कॉर्पस कॉलोसम्स मेक्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। बताइए, किसमें सबसे ज़्यादा ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है? ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के कौन से वाले ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है? सो डेट इज ब्रेन। किस में करता है? ब्रेन में करता है, ठीक है, याद रखना। ये जो होता है ना आपका कॉर्पस कॉलोसम, ये क्या होता है ना आपका, ये मैं आपको बता दूँ, ये एक लार्ज और एक सी शेप्ड में, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये कौन सी शेप्ड में होता है? सी शेप्ड में, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा कम करूँ मैं इसको, यस, सी शेप्ड में होता है। ये एक तरीके से आपके नर्व फाइबर के बंडल होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जो आपकी एक सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स होती है ना, वहाँ पे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना ये, और ये बेसिकली कनेक्ट करते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट आपकी जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं, उन दोनों को जोड़ने में ये बेसिकली काम आते हैं। सो आपको बस ये कुछ चीज़ों को याद रखना है। हालांकि बस में इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि कहाँ पे ये है, तो दैट इज़ ब्रेन। इसके अलावा देखो, मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों एक काम करो भैया, लुसेंट्स की बुक खरीद लाओ, है ना। लुसेंट्स की बुक में काफ़ी सारे आपको मात्रा में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, हर चीज़ का, एसएसटी का भी अलग दिया हुआ है। एक ही लुसेंट में आपको एसएसटी, साइंस सब मिल जाएगा। इवन उसमें आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप सब यहाँ से बस कवर कर लो, पूरी लुसेंट्स पढ़ लो, बहुत है आप लोगों के लिए, वन डे एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ प्रैक्टिस, ये अपनी करते रहो, क्योंकि ये मैं काफ़ी लाइक अलग अलग जगह से क्वेश्चंस भी हो रहते हैं, तो वो तो आपने लुसेंट्स करनी है। बाकी जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, इन क्वेश्चंस को भी अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बट लुसेंट्स कवर कर लो, 1 महीना बचा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी मीडियम वाली भी एक बुक ले आओ, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an anti-knocking compound that has been phased out in many countries so far? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, ठीक है, जो कहाँ पे बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ में यहाँ पे आपको बेसिकली फेज आउट करने के लिए मिलता है। डेट हैज़ बीन फेज आउट इन मैनी कंट्रीज सो फार, ठीक है, बहुत दूर दूर। सो आप इसको देखेंगे, मतलब बहुत दूर दूर ये बेसिकली मिलता है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड इसको हम बोलते हैं। सो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आप लोगों का रहेगा डेट इज टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, डेट इज टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, याद रखना इसको। ओके, सो ये जो कंपाउंड होता है ना, ये बेसिकली पेट्रोल वगैरह के अंदर इसको ऐड करा जाता है, ताकि उसकी जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, वो क्या हो जाए? टेंडेंसी टू पिंग,
पिंग करने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, वो बेसिकली थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, उसको करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और दूसरा TEL का जो यूज़ होता है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में TEL बोलते हैं। TEL का जो बेसिकली यूज़ होता है वो ब्रेक डाउन्स करने के लिए होता है, जो भी आपके अपर सिलेंडर का जो टेम्परेचर है उसको बेसिकली थोड़ा सा ब्रेक डाउन वगैरह करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और लेड जो होता है वो बेसिकली एक पॉइजन भी है, भी आपको पता होगा, ठीक है। अगर वो बॉडी में चला जाए ना तो ये बॉडी में ले मत लेना, ये एक पॉइजन भी होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मॉर्बिड फियर और फोबिया, बताइए कौन सी कैटेगरी में बेसिकली नहीं आता है। तो इसका आंसर होता है आपका फोटोफोबिया, ठीक है। कौन सा होता है इसका आंसर, ये पूछ रहा है डज नॉट फॉल, नहीं आता है एक फियर और फोबिया वाली कैटेगरी के अंदर। तो देखो फोटोफोबिया नहीं आता है। फोटोफोबिया मतलब कहने का मतलब है कि जो फोटोफोबिया है ये कोई फियर नहीं है, ये कोई डर नहीं है, ठीक है। ये एक एक्सेसिव एक मतलब ये एक सेंसिटिविटी होती है लाइट की, आप ये समझ लो। फोटोफोबिया, फोटो मतलब यहाँ पे सनलाइट से निकला है ये वर्ड, ठीक है, सनलाइट से, तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम बचे हुए की बात करते हैं तो ये जो है पहला वाला आपका, यानी कि इसको हम बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। ये जो होता है इसको अभी आप ध्यान रखो, ये जो होता है ये बेसिकली कन्फाइंड, ये एक डर होता है जब हम किसी भी कन्फाइंड प्लेसेस वगैरह पे जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाने का जो एक डर होता है ना, ये तो होता है कन्फाइंड प्लेसेस के लिए, ठीक है। प्लेसेस याद रखना है यहाँ पे, प्लेसेस के लिए एक्चुअली लिखा भी नहीं जा रहा और स्पेस भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका C वाला, यानी कि एल्गोफोबिया, ठीक है, इसको भी याद रखो। एल्गोफोबिया होता है बेसिकली आपका फियर ऑफ पेन, ये जो एक दर्द का जो फियर होता है ना, फियर ऑफ पेन इसको हम बोलते हैं। फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया मतलब फियर से होता है, ठीक है। और ये जो लास्ट है आपका एंथोफोबिया, ठीक है, एंथोफोबिया होता है आपका फियर ऑफ फ्लावर्स, इसका फियर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल, ठीक है। ये तो आपको नहीं दिखेगा, ये तो बिल्कुल ऐसी खिचड़ी सी पक गई है, बट जो मैं बोल रही हूँ उन वर्ड्स को ध्यान देना। तो ये 3 भी याद रखना, मान लो इनमें से कोई सा पूछ ले तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपने कुछ स्टेटमेंट्स बताने हैं। पहला है इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 11 सेकेंड्स फॉर द लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम मून, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स फॉर द लाइट टू रीच फ्रॉम द सन, इट टेक्स 4.22 ईयर्स फॉर द लाइट टू रिएक्ट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपने बताने कि भैया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सो डेट इज, अगर आप इसका आंसर देखोगे तो जो लास्ट वाला यानी कि D वाला आंसर इसमें सही है। D ऑप्शन इन द सेंस जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। क्या कि इट टेक्स, क्वेश्चन देखो, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स फॉर द लाइट, ठीक है, टू रीच फ्रॉम द सन, ठीक है। सो ये वाला बिल्कुल आपका क्या है स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला वाला जो है वो बेसिकली गलत इसलिए है क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लाइट को 1.2 से लेके 1.3 सेकंड्स लगते हैं टू रीच मून से लेके अर्थ पर पहुंचने पर, ठीक है। कितना टाइम लगता है, 1.2 से 1.3 सेकंड्स टू रीच फ्रॉम मून टू अर्थ, ये ध्यान रखना है ना। इस वजह से पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट टाइम की बात करोगे तो वो 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं, 8 मिनट्स, एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, 19 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 19 सेकंड। यहाँ पे फिलहाल 8 मिनट दिया हुआ है अप्रॉक्स, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली भी तो वर्ड यूज़ कर दिया। अगर अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ कर दिया तो फिर 19 सेकंड लगाओ मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस वजह से ये वाला आपका सही है। तो ये आपको कुछ चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और हाँ, ये एक्चुअली, और जो लास्ट ये वाला है, ये थर्ड वाला गलत इसलिए है क्योंकि ये देखो वैसे तो सही है लेकिन ये अल्फा सेंचुरी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये होगा डेट इज अल्फा प्रॉक्सिमा, ठीक है। सो मतलब अल्फा सेंचुरी पास नहीं होता क्योंकि नियरेस्ट की बात कर रहा है, तो नियरेस्ट स्टार में अल्फा सेंचुरी ना आके अल्फा क्या आएगा आपका, प्रॉक्सिमा, ये याद रखना, ठीक है। प्रॉक्सिमा लिखा नहीं जाता भाई, बड़ी दिक्कत है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर फाउंड इन बोथ अ फर्न प्लांट एंड एन एप्पल प्लांट। आपने बताना है इनमें से कौन सी चीज़ पाई जाती है फर्न प्लांट्स में भी और एप्पल प्लांट्स में भी, ये आपने बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका जो आपके वेस्कुलर टिश्यूज होता है ना, ठीक है, कौन सा, यानी कि अगर हम ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, यानी ए इज द सेंस ओनली वन वाला, ठीक है। यानी कि ये जो आपके वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये आपके दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपके दोनों में पाए जाते हैं। किस किस में पाया जाता है, फर्न प्लांट्स में भी और एप्पल प्लांट्स में भी, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज, ये ध्यान रखना। अब जो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो होता है ना आप लोगों के, यानी कि हाँ,
और ये जो वेस्कुलर टिश्यूज़, एक चीज़, हाँ ये तो हो गया आपका वेस्कुलर टिश्यूज़। इसमें एक और बात याद रखना, ये जो आपका पैटरीडोफाइट्स होते हैं और जो ये जो होते हैं ना आपके स्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं और जो आपका पैटरीडोफाइट्स होते हैं, ये दोनों के दोनों ही आपके वेस्कुलर प्लांट्स भी हैं और इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ भी हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आगे है आपका, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, कौन सी मतलब यूज़ क्या होता है उस रेडियोथेरेपी का जो हम यूज़ करते हैं, जो बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करी जाती है, उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती है, तो उसका यूज़ क्या है, ठीक है, ये आपने बेसिकली बताना है। सो इसका क्या रहेगा आप लोगों का, देखो ये सबसे पहले इसका आंसर बी है। ये क्या करती है, जो ट्यूमर होता है ना, ठीक है, जो गांठ पड़ जाती है उसको डिस्ट्रॉय करती है ये बाय डिस्ट्रॉइंग द डीएनए। जो कैंसर सेल्स जो होती हैं उसके अंदर जो डीएनए है उसको डिस्ट्रॉय करके ये उस ट्यूमर को भी डिस्ट्रॉय करती है, तो ये इसका यूज़ है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द एलएनजी, एलएनजी मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट, आपने बताना है एलएनजी के संदर्भ में कौन सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सही है, ठीक। चलो आगे बढ़ो। सो अब इसके कुछ आप लोग ऑप्शंस देखो, सबसे पहले तीन ऑप्शंस को रीड करते हैं। एलएनजी इज ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, पहला, ठीक, ओके। तो उसके बाद दूसरा है कि एलएनजी इज जनरली नॉन कोरोसिव एंड नॉन टॉक्सिक। थर्ड है द वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एलएनजी इज अराउंड हाफ ऑफ वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब आपने बताना है भैया इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है, ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आप इसके हिसाब से देखते हो तो भैया 1 2 3 ठीक है, यानी कि जो डी है वो बेसिकली आपको क्या बताना है, सही है, तीनों ही इसमें सही हैं। एलएनजी जो होती है वो देखो ऑर्डरलेस भी होती है, कलरलेस भी होती है। एलएनजी जो होती है वो आपकी नॉन कोरेसिव भी होती है और नॉन टॉक्सिक भी होती है। और दूसरा इसका जो वेट है, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एलएनजी अराउंड हाफ ऑफ वेट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ वाटर के वेट के इतना अराउंड होता है, ठीक है। तो तीनों इसमें ऑप्शंस आपके सही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांस फैट्स आर कंसिडर रिस्की फॉर ह्यूमन हेल्थ बिकॉज दे इंक्रीजेस, जो आपके जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो बेसिकली रिस्की माने जाते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, क्योंकि दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉरोनरी हार्ट डिसीज। इससे थोड़ा सा जो हार्ट डिसीजेस वगैरह होती हैं लाइक अटैक एंड ऑल और भी बहुत सारी चीज़ें, वो आने का थोड़ा सा खतरा रहता है, ठीक है। सो क्यों है, इसका आंसर आपने बताना है, जल्दी से बताएंगे। बी वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर होगा यानी कि क्योंकि ये ना जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स होता है, ठीक है, उसको बेसिकली बढ़ा देती हैं और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल, एक गुड होता है एक पुअर होता है, 2 तरीके के हो गए। तो ये जो बैड वाला है, जो पुअर वाला कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उसको तो ये रेस कर देंगी और किसको कम कर देंगी, एचडीएल वाले को कम कर देंगी, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन देख लो एक बार और, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक, कुछ पेयर्स हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ डिसीज दे रखी हैं और आपने बताना है कि कौन सी बॉडी पार्ट्स को ये बेसिकली अफेक्ट कर रही हैं। अब अगर हम जैसे फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ठीक है, डेट इज आपका ये जो आपका मेनिंगिट्स होते हैं इंटेस्टाइन्स को पहली बात तो नहीं करती, ये गलत है। ये किसको करती हैं, ये भी आप यहाँ पे साथ के साथ देखते चलेंगे, ठीक है। जो पहला वाला है ये बेसिकली अफेक्ट करती हैं ब्रेन को, किसको करती हैं, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और नर्वस सिस्टम को, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो इंटेस्टाइन को नहीं करेंगी, ये पहला वाला करेंगी ब्रेन, ठीक। इसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड और इसके बाद आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, NS लिख देती हूँ, ठीक है। इन 3 को करती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, क्या, मेनिंगिट्स। उसके बाद आपका टाइफाइड जो होगा वो लंग्स को करता है, टाइफाइड जो होता है। और उसके बाद आपका हेपेटाइटिस। देखो अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं तो वो लंग्स को नहीं, वो बल्कि इंटेस्टाइन को करता है, किसको करता है, इंटेस्टाइन को, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना टाइफाइड वाले में आएगा आपका इंटेस्टाइन, है ना। और ये मेरी राइटिंग एकदम मतलब शानदार वाली आ रही है चलो ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, ठीक है, हेपेटाइटिस, तो ये सही है, ये बेसिकली लिवर को करता है, तो थर्ड वाला यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है, ए यानी थर्ड ऑनली। क्वेश्चन देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाई इन द टेट्राहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इनमें से कौन सा टेट्राहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई करता है ना, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपने बताना है। अब जल्दी से बताएंगे मुझे देख के, तो कौन सा करता है, इसका आंसर होगा आपका यानी कि जो आपकी इंफ्रारेड और जो माइक्रोवेव्स होती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव्स, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे टेट्राहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं, सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे आपने बताना है, देखो एंट्रोट्रॉपी, वर्क, मोमेंटम, फोर्स, आपको कुछ दी हुई है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है किस पे, आपकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, उनके अंदर दोनों चीज़ होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शंस भी होगी, सो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज जिसके अंदर सिंगल आपका क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो वो आपकी स्केलर हो जाती हैं, ठीक है। अब आपने क्या बताना है, इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये आपने बताना है, ठीक है। तो देखो जो मोमेंटम है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो फोर्स है ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम एंड फोर्स दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में आपका डायरेक्शन भी होता है। सो डेट्स वाइज का आंसर आपका 3rd एंड 4th रहेगा। लेकिन जो एंट्रोट्रॉपी है और जो वर्क है, ठीक है, जो एंट्रोट्रॉपी है और जो वर्क है, ये बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन इसके अंदर मैग्नीट्यूड है। अब जैसे कोई आपने कुछ काम करा तो आप यही तो बोलोगे कि हमने इतना जूल ऑफ वर्क करा, है ना, हमने 10 जूल ऑफ वर्क करा, हमने 20 जूल ऑफ वर्क करा, है ना, इस तरीके से बोलते हो ना, इस तरीके से एनर्जी में। अब ये थोड़ी बोलते हो वर्क में कि हमने तो नॉर्थ डायरेक्शन में वर्क करा, हाँ, हमने तो इतना जूल साउथ डायरेक्शन में वर्क करा, तो वही चीज़ है। तो इसलिए एंट्रोट्रॉपी एंड वर्क जो है ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और मोमेंटम एंड फोर्स ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ओके, चलो आगे बढ़े। कंसिडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, सेम क्वेश्चन, ओके, तो 3rd एंड 4th लगा दो, आंख बंद करके, अभी बताया आपको हमने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट, ठीक है, इसमें आपको बताने में से कौन से ऑर्गेनिजम्स आपके मौलिक सेल्स नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जो स्टारफिश होती है वो नहीं होती है, क्योंकि इसलिए नहीं होती है, देखो जो स्टारफिश होती है ना वो आपकी कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर आती है, अगर आप इसकी बात करते हो तो ये आपकी ये जो होता है ना आपका एक्नियोडर्म के अंदर आती है, ठीक है, इसको आप याद रखना, किस में आती है, इकिनोडर्म्स बोल दो इसको, ECH स्पेलिंग बोल रही हूँ मैं, INODERM, ठीक है। तो ये बेसिकली, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये जो आपकी AD यानी कि जो आपकी एल्ज़ाइमर्स जो डिसीजेज होती हैं, ठीक है, तो ये इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी, किस चीज़ की कमी से हो जाती हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो आपकी एसिटाइल क्लोरीन होता है ना आपका, ठीक है, कोलिन, इसकी वजह से बेसिकली होती हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए, ये क्या होती है, अच्छा इस डिसीज से होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे बेसिकली क्या होता है ना, ये बैल जो ब्रेन की जो सेल है ना उनको क्या कर देती है, कमज़ोर कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है, ठीक है, यानी कि ब्रेन सेल डेथ कर देती है, कॉज्ड बाय, होता है ना कि ब्रेन सेल्स जो होती हैं वो अपने आप में ख़त्म होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, इस वजह से ये इसी चीज़ का एक रिजल्ट है ना। और जहाँ पे, हाँ, बस आपको यही थोड़ा सा इसमें याद रखना, बहुत ज़्यादा आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि भैया किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होती है, तो भैया इस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, एसिटोकोलिन, हाँ, एसिटाइल कोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा एग्जांपल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का, इस आपने बताना है, जल्दी से देखो, एक मिनट, हाँ, इसमें से नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का आपने एग्जांपल बताना है। ऑप्शंस देखो और जल्दी से अपने आंसर को बताओ। सो कौन सा है, डेट इज, अगर आप देखोगे तो जो पहला है, ठीक है, ये भी है, दूसरा वाला भी है, ठीक है, मीनिंग इट्स, और पहला वाला भी, उसका देखो मल्टीपली, ये जो आपका मल्टीपल वाला स्लोरेसिस, ठीक है, ये भी है। सो इसका आंसर आपका तीनों रहेगा, यानी कि 1st, 2nd एंड 3rd तीनों इसके आंसर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू रीअब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इफ्लुएंट। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, आपको उसकी बात बतानी है। सो इसका कौन सा रहेगा, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो और फिर बताओ। तो इसका जो है आपके दोनों स्टेटमेंट्स ही आपके सही हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, आपके सही हैं। ये ध्यान रखना, जो मेन फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का इज वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका एफ्लुएंट्स है वहाँ से, और दूसरा वाला भी आपका सही है क्या, कि जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशंस हैं और जो एब्जॉर्प्शंस हैं फूड का टेक्स प्लेस वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो डेट्स वाई दोनों आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट, चलो भैया जी ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। हाँ, क्या इफेक्ट होता है जब इंक्रीज होती है रेडियस ऑफ ऑर्बिट में ऑन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो उसमें बताया ना, उसमें इफेक्ट किस चीज़, मतलब क्या इफेक्ट आता है। तो बेसिकली इफेक्ट ये आता है कि वो जो चीज़ डेट इज़ वो आपकी डिक्रीज होने लगती है, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है सैटेलाइट की वो डिक्रीज होने लगती है जब रेडियस
ऑर्बिट की रेडियस के अंदर इंक्रीज होगा ना, तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है सैटेलाइट की वो घटने लगती है। कहने का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर वो बढ़ेगी तो ये घटेगी, अगर वो घटेगी तो वो बढ़ेगी, ऐसे, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे होता है ना, ये वाला। हाँ, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फॉर इंटर एटॉमिक फोर्सेस टू बी एक्टिव। इसमें से मतलब एक ऑर्डर बताना है डिस्टेंस का फॉर इंटर एटॉमिक फोर्सेस टू बी, जहाँ पे एक्टिव ज़्यादा रहेंगे। तो अगर हम इसकी देखते हैं, डेट इज 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। आपको पता है, देखो मैं थोड़ा समझा भी दूँ, जो फोर्सेस होती है ना एटम्स के बीच में, वो लगती है क्यों भैया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होता है किसके बीच में, बिटवीन द चार्जेस, जो एटम्स के जो चार्जेस हैं उनके बीच में, और इसी को ही हम इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसलिए बस मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। हाँ, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जिनको हिंदी में लगता है भैया एक बार कोशिश करो कि ट्रांसलेट कर सको, तो वेल एंड गुड, गूगल ट्रांसलेटर एक बार अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो। अगर उससे हो जाए आप लोगों का तो करो, वरना मैं कल कोशिश करूँगी कि मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में लिख दूँ, मतलब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं एटलीस्ट उनकी मैं हिंदी लिख दूँ, है ना, ताकि फिर आपको थोड़ी आसानी रहे। चलिए, सो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। When are the two particles said to be in same phase? जब मान लो कोई भी दो पार्टिकल्स एक सेम फेज में होते हैं तब आपने बताना है, ठीक है। तो आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताओ। जब दो पार्टिकल्स किस में हैं, एक सेम फेज में है ना, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में देखो, इट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन आइटम इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। आपने पढ़ा होगा, ये भी एक सही आंसर है। उसके बाद इट इज़ अ पार डिफरेंस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, है ना। ये क्या होता है, पार डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद इफ द टाइम इंटरवल इज एन इवन मल्टीपल ऑफ t/2 टाइम इंटरवल, और नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन देखो और जल्दी से समझ लो इस चीज़ को। अच्छा, SST वाली चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, SST वाला भी अगेन बोल रही हूँ, बुक ले लो क्योंकि कम टाइम है। JBT वालों के पास 1 महीने बाद तो पेपर है आपका 10 दिसंबर को, ठीक है। तो बुक ले लो जल्दी से और वहाँ से अपना जल्दी कवर करो। बाकी मैं जो प्रैक्टिस करा रही हूँ इनको भी करते रहो, है ना। देख लेते हैं, ये है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी की SI यूनिट आपने बतानी है। तो हीट एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल। अच्छा, बची हुई भी देख लेते हैं। केल्विन किसकी होती है जी, केल्विन आपकी टेम्परेचर की होती है, ठीक है। ये हो जाती है, फिर डिग्री सेल्सियस आ जाए तो वो भी आपकी होती है। तो ये सब यूनिट है टेम्परेचर की। अच्छा, कैंडेला जो होती है वो बेसिकली आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है, ठीक है। और एम्पियर जो होती है वो आपकी करंट की होती है, ठीक है। तो आज के आपके कुछ सेशन से क्वेश्चंस थे। अब मैं कोशिश करूँगी कि रात को आपका SST वाला पार्ट भी लेके आऊँ, और कल से अब क्वेश्चंस ज़्यादा ही करेंगे। हालांकि आज भी ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। बाकी आप लोग जो है अपनी एक बुक ले लो, अगेन मैं बोल रही हूँ। और बाकी अगर कोई लोग कोचिंग वगैरह भी ले रहे हो किसी इंस्टीट्यूट से या जो भी, आपको मुझे तो एक्चुअली जानकारी नहीं है इतना, तो अगर आप ले रहे हो तो अगर आप वहीं से आप लोग अपना करते रहिए, बाकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, है ना। बाकी जो भी आपके पास बुक है, कोई भी बुक हो, अरिहंत हो, कोई भी हो जहाँ पे सब चीज़ें कवर हो, वो ले लो। बाकी एक NCERTs की 6 to 12 MCQs वाली बुक भी आती है ना, वो भी आप ले सकते हो। बट मुझे लगता है कि आपका जो ये है लुसेंट्स, आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगा, है ना, 1 डे एग्जाम्स के लिए सही रहता है। और क्योंकि हमने अगर लास्ट वाले क्वेश्चंस देखे हैं JBT वाले SSA में, तो उसके लिए तो काफ़ी सही है वो। मतलब नॉर्मल से क्वेश्चंस थे, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं थे। अगर बेसिक्स आपको आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में सारी चीज़ें, तो भी कर ले जाओगे, है ना। ओके, सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन फ्री रहेगा कोई GST नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।